एक सवाल है जो अक्सर जहन में आता है। हाँ, बताइए। मतलब अगर कोई पूछे कि देश का सबसे बड़ा वकील आखिर होता कौन है, एक ऐसा व्यक्ति जो सरकार को कानूनी सलाह भी लेता है और देश की संसद में सांसदों के बीच बैठ भी सकता है। लेकिन वो संसद का सदस्य नहीं होता। बिल्कुल, वो सांसद नहीं होता। ये किसी दिलचस्प पहेली की तरह लगता है। एक ऐसा पद जो सत्ता के बेहद करीब है, फिर भी तकनीकी रूप से उसका हिस्सा नहीं है। सच कहूं तो ये भारतीय संविधान की सबसे अनूठी व्यवस्थाओं में से एक है। मतलब शासन और न्यायपालिका के बीच का ये एक ऐसा सेतु है जो अपने आप में असीमित शक्तियों को समेटे हुए है। हाँ, और कई गंभीर विरोधाभासों को भी। एकदम सही। जब भी कोई बड़ी संवैधानिक उलझन सामने आती है तो ये पद एक अदृश्य लेकिन बेहद प्रभावी शक्ति की तरह काम करता है। और इसी कारण आज की इस गहन चर्चा का विषय भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है। हमारे पास टेबल पर जो रिसर्च सामग्री और नोट्स हैं, जिसमें संविधान के अनुच्छेद 76 का पूरा कच्चा चिट्ठा मौजूद है। बिल्कुल। तो आज का हमारा मिशन इसी पद की ताकत, इसकी सीमाओं और इसके ऐतिहासिक सफर का गहराई से विश्लेषण करना है। ये समझना है कि ये व्यवस्था कागजों पर कैसी दिखती है और असलियत में कैसे काम करती है। तो चलिए इस उलझे हुए धागे को सुलझाना शुरू करते हैं। इस विषय की गहराई में जाने के लिए संविधान के अनुच्छेद 76 से शुरुआत करना सबसे तार्किक होगा, जो इस पद की नींव रखता है। हाँ, सरल शब्दों में कहें तो महान्यायवादी केंद्र सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है। जब शासन किसी कानूनी भंवर में फंसता है तो उसे बाहर निकालने की जिम्मेदारी इसी पद की होती है। बिल्कुल। और मौजूदा समय की बात करें तो श्री आर वेंकटरमणी देश के महान न्यायवादी हैं। रिसर्च को देखते हुए एक बात बहुत स्पष्ट हो जाती है कि चाहे मामला सुप्रीम कोर्ट में हो या देश के किसी भी हाई कोर्ट में, हाँ, जहां भी भारत सरकार पर कोई संकट आता है तो महान न्यायवादी सरकार का प्राथमिक अधिवक्ता होता है। अदालत के कटघरे में सरकार की ओर से वही सबसे मजबूत ढाल बनकर खड़े होते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है। वो क्या? सरकार का सबसे बड़ा रक्षक होने के बावजूद महान न्यायवादी सरकार के आंतरिक ढांचे का हिस्सा नहीं होता। मतलब वे मंत्रिमंडल या कैबिनेट का सदस्य नहीं होते। एकदम सही। उनका कार्यक्षेत्र केवल कानूनी सलाह देना और अदालतों में सरकार का प्रतिनिधित्व करना है। नीतियां कैसे बनेंगी या प्रशासन कैसे चलेगा, इसमें उनका कोई सीधा दखल नहीं होता। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर है। अक्सर अंतर्राष्ट्रीय समाचारों को देखकर सुनने वालों के मन में एक गलत धारणा बन सकती है। अमेरिका का उदाहरण ले लीजिए। हाँ, बिल्कुल। जब अमेरिका के अटॉर्नी जनरल का जिक्र आता है तो दिमाग में एक ऐसे व्यक्ति की तस्वीर उभरती है जो पूरे न्याय विभाग को चला रहा है। भारत और अमेरिका के इस पद की कार्यप्रणाली में जमीन आसमान का फर्क है। अमेरिका में यूएस अटॉर्नी जनरल वहां के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस का प्रमुख होता है ना। हाँ, और वो राष्ट्रपति की कैबिनेट का एक स्थायी सदस्य है। उसके पास जबरदस्त प्रशासनिक शक्तियां हैं। वो एफबीआई जैसी जांच एजेंसियों को सीधे निर्देश दे सकता है। बाप रे। लेकिन भारत के संविधान निर्माताओं ने एक अलग रास्ता चुना। भारत का महान न्यायवादी पूरी तरह से एक बाहरी कानूनी सलाहकार है। यानी उनके पास किसी भी तरह की प्रशासनिक या कार्यकारी शक्ति नहीं है? बिल्कुल नहीं। हमारे यहाँ कानून मंत्रालय एक अलग संस्था है और महान न्यायवादी का पद उससे स्वतंत्र रहकर काम करता है। तो वे केवल कानून की किताबों, संवैधानिक बहसों और अदालती जिरह तक सीमित हैं। हाँ, अब देखिए, अगर कोई व्यक्ति पूरे देश की सरकार का कानूनी मार्गदर्शन कर रहा है तो जाहिर है कि उसकी योग्यता भी असाधारण होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। नोट्स में जो शर्तें दी गई हैं, मैं उन्हें पढ़ रही थी। इस कुर्सी तक पहुंचना किसी सामान्य कानूनी विशेषज्ञ के बस की बात नहीं है। बराबर है, मतलब सुप्रीम कोर्ट के जजों के समकक्ष। उन शर्तों को अगर हम डिकोड करें तो सबसे बुनियादी शर्त तो यही है कि भारत का नागरिक होना चाहिए। हाँ, वो तो है। इसके बाद 3 विकल्प दिए गए हैं। पहला, वो व्यक्ति किसी हाई कोर्ट में लगातार 5 साल तक जज रहा हो। ठीक है। दूसरा विकल्प यह है कि उसने किसी हाई कोर्ट में कम से कम 10 साल तक अधिवक्ता के रूप में काम किया हो। और जो तीसरा विकल्प है वो सबसे ज्यादा ध्यान खींचता है, वो उत्कृष्ट न्यायविद वाला। हाँ, अगर राष्ट्रपति की नजर में वो एक उत्कृष्ट न्यायविद यानी एमिनेंट जूरिस्ट हो तो उसे भी ये जिम्मेदारी दी जा सकती है। ये प्रावधान सच में बहुत दिलचस्प है ना, क्योंकि ये राष्ट्रपति को एक विवेकाधीन शक्ति देता है। मतलब अगर कोई कानून का बहुत बड़ा विद्वान है जिसने शायद कभी अदालत में वकालत न की हो या जज न रहा हो, लेकिन उसका कानूनी ज्ञान सर्वोच्च स्तर का हो, तो उसे भी महान्यायवादी बनाया जा सकता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास सामने आता है। मैं समझ रही हूँ आप किस तरफ इशारा कर रहे हैं। कार्यकाल की बात ना? बिल्कुल। एक तरफ पद पर बैठने के लिए इतनी सख्त योग्यताएं हैं
और दूसरी तरफ इस पद के कार्यकाल की कोई सुरक्षा ही नहीं है। नियमों की किताब और व्यावहारिक वास्तविकता में बहुत गहरी खाई है। संविधान में इस बात का कहीं कोई जिक्र नहीं है कि महान्यायवादी का कार्यकाल कितने साल का होगा। और इसे इस पद की सबसे बड़ी कमजोरियों में से एक माना जा सकता है। जजों को हटाने के लिए तो महाभियोग जैसी लंबी प्रक्रिया होती है। हाँ, लेकिन महान्यायवादी को हटाने के लिए संविधान में कोई आधार या प्रक्रिया नहीं लिखी गई है। यह पद तकनीकी रूप से केवल राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत काम करता है। प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। इसका सीधा मतलब है कि जब तक राष्ट्रपति चाहें तभी तक व्यक्ति इस पद पर रह सकता है। और वेतन का भी यही हाल है, कोई तय वेतनमान नहीं है। उनका पारिश्रमिक भी राष्ट्रपति द्वारा ही तय किया जाता है। लेकिन कागजों पर यह सब राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र में दिखता है, असलियत कुछ और है। हमारी व्यवस्था में राष्ट्रपति हमेशा मंत्री परिषद की सलाह पर काम करते हैं। इसलिए महान्यायवादी की नियुक्ति और बर्खास्तगी पूरी तरह से मौजूदा सरकार की इच्छा पर निर्भर करती है। इसी वजह से एक अलिखित परंपरा बन गई है ना? हाँ, जब भी चुनाव के बाद नई सरकार सत्ता में आती है या मौजूदा मंत्रिमंडल इस्तीफा देता है तो महान्यायवादी भी स्वतः इस्तीफा सौंप देते हैं। इसके पीछे का तर्क समझना बहुत मुश्किल नहीं है। कोई भी नई सरकार जब सत्ता संभालती है तो वो अपनी विचारधारा के अनुकूल एक नया कानूनी सलाहकार चुनना पसंद करेगी। पुरानी सरकार के विश्वासपात्र व्यक्ति के साथ काम करने में सहजता नहीं होगी। बिल्कुल, ये एक स्वाभाविक राजनीतिक प्रक्रिया बन चुकी है। अब कार्यकाल को समझने के बाद उन शक्तियों और जिम्मेदारियों का विश्लेषण करते हैं जो इस पद को इतना वजनदार बनाती हैं। रिसर्च सामग्री के अनुसार महान्यायवादी के कंधों पर 3 बहुत भारी जिम्मेदारियां होती हैं। पहली जिम्मेदारी तो सरकार को कानूनी मसलों पर अपनी राय देना है, जो राष्ट्रपति द्वारा उन्हें सौंपे जाते हैं। दूसरी भूमिका न्यायिक प्रतिनिधित्व की है। देश के सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक जहां भी भारत सरकार एक पक्षकार है वहां सरकार का बचाव करना। और तीसरी जिम्मेदारी का दायरा बहुत व्यापक है। संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत जहां राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांग सकते हैं। हाँ, सार्वजनिक महत्व के किसी भी कानूनी या तथ्यगत प्रश्न पर जब राष्ट्रपति ऐसा कोई सवाल सुप्रीम कोर्ट भेजते हैं तो वहां सरकार का पक्ष रखने के लिए महान्यायवादी ही जाते हैं। ऐतिहासिक रूप से कई बड़े सवालों पर इस अनुच्छेद का इस्तेमाल हुआ है और वहां इनकी दलीलें बहुत मायने रखती हैं। लेकिन इन सब अदालती जिम्मेदारियों से अलग एक ऐसा पहलू है जो किसी को भी चौंका सकता है। वो संसद में अजनबी वाला पहलू। हाँ, हमने शुरुआत में जिक्र किया था कि ऐसा व्यक्ति जो सांसद नहीं है फिर भी वहां मौजूद रह सकता है। ये संविधान के अनुच्छेद 88 के तहत मिला हुआ एक असाधारण विशेषाधिकार है जो पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपने आप में इकलौता है। महान्यायवादी को देश के किसी भी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार तो है ही, साथ ही वे लोकसभा, राज्यसभा और दोनों सदनों की संयुक्त बैठकों में भी शामिल हो सकते हैं। वे बहसों में बोल सकते हैं, अपना कानूनी नजरिया रख सकते हैं। यहाँ तक कि उन्हें संसद की किसी समिति का सदस्य भी नामित किया जा सकता है। और ये कोई प्रतीकात्मक उपस्थिति नहीं है। जब वे संसद के भीतर होते हैं तो उन्हें एक सांसद को मिलने वाले सभी विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। मतलब संसद में उनके द्वारा दिए गए किसी भी बयान के खिलाफ किसी भी अदालत में कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। इम्यूनिटी मिलती है। इस असीमित पहुंच के पीछे वजह क्या है? जब संसद में कोई जटिल कानून बन रहा होता है तो सांसदों को अक्सर तुरंत कानूनी सलाह की जरूरत पड़ सकती है कि क्या ये बिल संविधान की कसौटी पर खरा उतरेगा। बिल्कुल, ऐसे समय में महान्यायवादी का वहां होना बहुत मददगार साबित होता है। लेकिन एक सख्त लक्ष्मण रेखा भी खींची गई है। हाँ, वे बहसों में हिस्सा ले सकते हैं लेकिन वे किसी भी बिल या प्रस्ताव पर मतदान नहीं कर सकते। वोटिंग का अधिकार नहीं है। ये रेखा ये तय करती है कि वो एक मार्गदर्शक हैं, नीति निर्माता नहीं। कानून बनाने की अंतिम शक्ति केवल चुने हुए प्रतिनिधियों के पास ही रहनी चाहिए। सही बात है। अब इतनी बड़ी शक्तियों और सरकार के राज तक पहुंच होने के कारण हितों के टकराव को रोकना बहुत जरूरी हो जाता है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से बचने के लिए पाबंदियां बहुत स्पष्ट हैं। पहली पाबंदी तो यही है कि वे भारत सरकार के खिलाफ न तो कानूनी सलाह दे सकते हैं और न ही मुकदमा लड़ सकते हैं। ये तो उनके पद की मूल भावना के ही खिलाफ होगा। इसके अलावा वे सरकार की अनुमति के बिना किसी आपराधिक मामले में किसी आरोपी का बचाव नहीं कर सकते और बिना इजाजत किसी कंपनी में डायरेक्टर का पद भी स्वीकार नहीं कर सकते ताकि निजी या व्यावसायिक हित बीच में ना आए। लेकिन रिसर्च पढ़ते वक्त मुझे एक ऐसा तथ्य मिला जिसने मुझे सच में हैरान कर दिया। आप प्राइवेट प्रैक्टिस की बात कर रही है ना? हाँ, इतने ऊंचे पद पर होने के बावजूद उन्हें अपनी निजी वकालत करने की छूट होती है।
ये अक्सर कानून के छात्रों तक को हैरान कर देता है। आमतौर पर तो यही माना जाता है कि सरकार का मुख्य वकील पूरी तरह से सरकार को ही समर्पित होगा। लेकिन वे सिविल मामलों में आम नागरिकों के मुकदमे लड़ सकते हैं, फीस भी ले सकते हैं, बशर्ते सरकार के हितों के साथ कोई टकराव ना हो। ऐसा क्यों है? क्योंकि महान्यायवादी को पूर्णकालिक सरकारी कर्मचारी की श्रेणी में नहीं रखा गया है। देखिए, देश के सबसे बेहतरीन वकीलों की आमदनी करोड़ों में होती है। हाँ, वो तो है। अगर सरकार उन्हें अपनी निजी प्रैक्टिस पूरी तरह छोड़ने को कहेगी तो शायद कोई भी शीर्ष वकील ये जिम्मेदारी लेने को तैयार ही ना हो। तो पद के आकर्षण को बनाए रखने के लिए ये छूट दी गई है। काफी व्यावहारिक समझौता है। बिल्कुल। अच्छा, अब व्यवस्था के कामकाज के तरीके पर आते हैं। मान लीजिए शिक्षा मंत्रालय को कानूनी राय चाहिए, तो क्या मंत्री सीधे महान्यायवादी को फोन घुमा सकते हैं? रिसर्च तो बताती है कि ऐसा बिल्कुल नहीं होता। संवाद का एक बहुत ही सख्त प्रोटोकॉल है। ये प्रोटोकॉल इसलिए है ताकि महान्यायवादी को हर छोटे मोटे मामले में न उलझाया जाए। तो संपर्क कैसे होता है? किसी भी मंत्रालय को अगर कानूनी सलाह चाहिए तो उन्हें अपना प्रस्ताव विधि और न्याय मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स को भेजना होता है। मतलब लॉ मिनिस्ट्री के थ्रू जाना होगा? हाँ, ये विभाग पहले खुद मामले की समीक्षा करता है। अगर मामला वाकई बहुत गंभीर है तभी उसे महान्यायवादी के पास भेजा जाता है। ये जरूरी भी है, क्योंकि पूरे देश का कानूनी जिम्मा एक व्यक्ति तो नहीं उठा सकता। इसी काम के बोझ को बांटने के लिए एक पूरा पारिस्थितिकी तंत्र विकसित किया गया है। एक पिरामिड के आकार का ढांचा। इस पिरामिड में सबसे ऊपर महान्यायवादी होते हैं, दूसरे नंबर पर सॉलिसिटर जनरल का पद आता है। जैसे वर्तमान में श्री तुषार मेहता देश के सॉलिसिटर जनरल हैं। और उनके काम को बांटने के लिए उनके नीचे कई अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल होते हैं, ASG। लेकिन इन पदों के बीच का जो तकनीकी अंतर है उसे स्पष्ट करना जरूरी है। लोग अक्सर महान्यायवादी और सॉलिसिटर जनरल को एक ही व्यवस्था का हिस्सा मान लेते हैं। दोनों की प्रकृति एकदम अलग है। महान्यायवादी एक संवैधानिक पद है जिसे अनुच्छेद 76 ने बनाया है और जिनकी नियुक्ति सीधे राष्ट्रपति करते हैं। और सॉलिसिटर जनरल? ये पद संविधान में कहीं मौजूद नहीं है। ये एक वैधानिक पद है, यानी स्टैट्यूटरी पोजीशन। इसे लॉ ऑफिसर्स रूल्स 1987 के तहत बनाया गया है। और इनकी नियुक्ति कैबिनेट की नियुक्ति समिति करती है, वो भी 3 साल के लिए। सबसे बड़ा अंतर ये है कि सॉलिसिटर जनरल को संसद में जाने, वहां बैठने या बोलने का कोई विशेषाधिकार नहीं होता। वो अधिकार केवल महान्यायवादी के पास है। बिल्कुल। अब इस स्पष्टता के बाद हम उस पहलू पर आते हैं जो इस पद के ऐतिहासिक सफर का सबसे विवादास्पद हिस्सा रहा है, राजनीतिकरण का मुद्दा। सैद्धांतिक रूप से तो महान्यायवादी से ये उम्मीद की जाती है कि वो सरकार को बिना किसी डर या पक्षपात के निष्पक्ष कानूनी सलाह देगा। लेकिन रिसर्च में कुछ ऐसे ऐतिहासिक उदाहरण हैं जो तथ्य के रूप में दिखाते हैं कि जब सत्ता का दबाव होता है तो ये पद कैसी असहज स्थितियों में फंस सकता है। हम यहाँ किसी राजनीतिक पक्ष की बात नहीं कर रहे हैं, बस ऐतिहासिक तथ्यों को रख रहे हैं। सही कहा। सबसे चर्चित और पीड़ादायक उदाहरण इमरजेंसी के दौर का है, जब नीरेन डे भारत के महान्यायवादी थे। ADM जबलपुर का मामला, जिसे हेबियस कॉर्पस केस भी कहते हैं। उस समय देश में आपातकाल लागू था। नीरेन डे ने सुप्रीम कोर्ट में सरकार का बचाव करते हुए एक ऐसा तर्क रखा था जिसने पूरे कोर्ट रूम को सन्न कर दिया था। उनका तर्क था कि आपातकाल के दौरान नागरिकों का जीने का अधिकार यानी राइट टू लाइफ भी पूरी तरह से निलंबित किया जा सकता है। यह दलील इतनी चरम थी कि सुप्रीम कोर्ट के जज भी स्तब्ध रह गए थे। जब देश का सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी अदालत में ये कहे कि राज्य के पास नागरिक की जान लेने का अधिकार आ गया है, तो ये स्पष्ट दिखाता है कि सरकार का बचाव करने की मजबूरी एक महान्यायवादी को किस हद तक ले जा सकती है। इस घटना ने पद की स्वतंत्रता पर बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा दिया था। दूसरा उदाहरण 2005 का है, मिलन बनर्जी के समय का। ताज कॉरिडोर घोटाले से जुड़ा मामला CBI जांच कर रही थी और मिलन बनर्जी ने महान्यायवादी के तौर पर सलाह दी कि जांच को बंद कर दिया जाना चाहिए क्योंकि पर्याप्त सबूत नहीं है। लेकिन जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो अदालत ने उनकी इस सलाह को सिरे से खारिज कर दिया और जांच जारी रखने का आदेश दिया। जब सुप्रीम कोर्ट देश के सबसे बड़े वकील की राय को ऐसे नामंजूर करे तो पद की विश्वसनीयता को ठेस पहुंचती है। और एक घटना जो इस पद की गरिमा के लिहाज से सबसे ज्यादा असहज करने वाली थी, वो 2009 में हुई, गुलाम ई वाहनवती के समय। 2G स्पेक्ट्रम और कोल ब्लॉक आवंटन की जांच। वो न्यायपालिका के इतिहास का अभूतपूर्व क्षण था। देश के महान्यायवादी को एक ट्रायल कोर्ट के सामने भ्रष्टाचार के मामले में गवाह के रूप में पेश होना पड़ा। गवाह के रूप में? हाँ, उनसे क्रॉस एग्जामिनेशन किया गया। बचाव पक्ष के वकीलों ने उन पर आरोप लगाए। देश का सर्वोच्च कानूनी सलाहकार
जो अदालतों में सरकार का रुतबा तय करता है, उसका गवाह के कटघरे में खड़े होना व्यवस्था के लिए बहुत असहज स्थिति थी। इन घटनाओं का विश्लेषण करने पर एक बात साफ हो जाती है कि ये पद एक बहुत ही नाजुक डोर पर चलता है। एक तरफ सरकार की नीतियों का बचाव करना और दूसरी तरफ संविधान की मूल भावना की रक्षा करना। जब दोनों टकराते हैं तो अक्सर महान्यायवादी को सरकार के पक्ष में ही झुकना पड़ता है, क्योंकि पद सरकार की मर्जी पर टिका है। तो इन तमाम चर्चाओं को अगर हम समेटें तो महान्यायवादी का पद लोकतंत्र में कार्यपालिका और न्यायपालिका को जोड़ने वाली एक अहम कड़ी है। संविधान निर्माताओं ने कल्पना की थी कि ये अधिकारी इतना स्वतंत्र होगा कि सत्ता को उसकी गलतियों पर टोक सके। कुछ हद तक ऐसा हुआ भी है। पर्दे के पीछे से सरकारों को रोका गया है, लेकिन संरचनात्मक रूप से कार्यकाल की सुरक्षा न होने के कारण दबाव हमेशा बना रहता है। जाते जाते सुनने वालों के लिए एक ऐसा विचार छोड़ना चाहूंगी जो ढांचे को नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर दे। बिल्कुल। हमने देखा कि महान न्यायवादी का काम राज्य का बचाव करना है, चाहे सरकार का कदम कितना भी विवादित क्यों ना हो। राज्य के पास असीमित ताकत है और वो देश के सबसे बेहतरीन कानूनी दिमाग को नियुक्त करता है। तो सवाल ये उठता है कि क्या एक परिपक्व लोकतंत्र में आम नागरिकों के लिए भी कोई ऐसी संवैधानिक व्यवस्था नहीं होनी चाहिए? मतलब क्या भारत को महान्यायवादी की तर्ज पर ही एक पब्लिक डिफेंडर जनरल के पद की जरूरत है? एक ऐसा सर्वोच्च अधिकारी जिसका काम राज्य का नहीं बल्कि राज्य की नीतियों के खिलाफ आम नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों का बचाव करना हो। या फिर इसी महान्यायवादी के पद के लिए एक निश्चित कार्यकाल तय किया जाए ताकि पूर्ण स्वतंत्रता मिल सके। ये एक ऐसा विचार है जिस पर शासन व्यवस्था और न्यायपालिका को भविष्य में गंभीरता से चिंतन करना चाहिए। बिल्कुल। और इसी विचार के साथ आज की इस गहन चर्चा को यहीं विराम देते हैं।